good evening to all of you. Once again, I welcome you all to LWS Square. हम सभी ने फेडरलिज्म को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें लगभग सभी टॉपिक्स को कवर भी कर लिया। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं जो आज हम कवर कर लेंगे। पावर शेयरिंग से स्टार्ट करते हुए फेडरलिज्म तक हमने जिन जिन चीज़ों को समझा, अब अगले दो टॉपिक्स में उन सभी को, इस दोनों चैप्टर को हम एक साथ रिवाइज करके कंप्लीट कर देंगे। दोनों चैप्टर कलेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक वाइज बहुत ही डिटेल में प्रॉपर तरीके से पूरे डिस्कशन के साथ एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। अगर आप टॉपिक वाइज कवर करते हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ लिए, होता क्या है ये पढ़ लिया, इंडिया में फेडरलिज्म है उसको हमने देखा, जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं इसको हमने देखा, एंड फेडरलिज्म इंडिया में कैसे है इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। अब आज हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। दैट मीन्स कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है ना, इंडिया में कैसे फेडरलिज्म है। तो हमने ये देखा था कि व्हाट आर द पॉलिसीज, व्हाट आर द, है ना, पॉलिसीज एंड कौन से प्रोविजंस है जो कि फेडरलिज्म को इंडिया में बहुत ही और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है। क्या कुछ ऐसे पॉलिसी या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं दैट इनहांसेस द क्वालिटी ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? इज देयर एनी, है ना, क्या यहाँ पे कोई ऐसे प्रोविजंस या, है ना, क्या यहाँ पे कोई ऐसे प्रोविजंस हैं क्या इस तरीके से, है ना, क्या कोई ऐसे पॉलिसीज है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? इज देयर एनी पॉलिसीज दैट स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म? क्या कुछ, क्यों भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो सही होना चाहिए। वेट यार, इसमें मैंने टच ही नहीं किया, फिर क्यों हो रहा है? एक मिनट बस। फिर वही बात है ना, अब नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि क्या कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं, क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में फेडरलिज्म को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए हो। बेसिकली हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या इंडिया में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो ये बताए कि फेडरलिज्म इससे ज्यादा और स्ट्रांग हुआ है और मजबूत हुआ है। तो क्या इस तरीके से कोई भी, है ना, क्या इस तरीके से, क्या इस तरीके से कोई भी, है ना, क्या इस तरीके से कोई भी, है ना, कोई ऐसी पॉलिसीज बताइए, क्या ऐसे कुछ पॉलिसीज है क्या, क्या ऐसे कुछ पॉलिसीज है क्या, क्या ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस है क्या, है ना, जो क्या कर रहे हैं इंडिया में फेडरलिज्म को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए। तो हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे हुए थे। हमने इसको चार पार्ट में, है ना, डिवाइड किया था, है ना, हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया था, और एक एक कर हमने इसमें लगभग दो पार्ट को हमने कवर भी किया था। जिसमें जो इसका पहला पार्ट था, जिसमें इसमें, है ना, जो इसका पहला पार्ट था, जो दो बचा था उसमें एक था, एक इसमें जो पहला था वो था लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट। दूसरा था लैंग्वेज पॉलिसी, सेकंड था लैंग्वेज पॉलिसी। थर्ड है सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशन। एंड फोर्थ है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो देयर आर फोर प्रैक्टिसेस, है ना, देयर आर फोर प्रैक्टिसेस और फोर पॉलिसीज विच स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन इंडिया, है ना। ये ऐसे चार प्रैक्टिसेस हैं जिसने इंडिया में फेडरलिज्म को और ज्यादा मजबूत बनाया। अब एक एक करके हम समझते हैं, जिसमें हमने दो समझ रखे हैं। एक था यहाँ का लिंग्विस्टिक स्टेट वाला और एक था यहाँ की लैंग्वेज की पॉलिसीज, है ना। लिंग्विस्टिक स्टेट हो गई, लैंग्वेज पॉलिसी हो गई, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हो गया।
इन विच, है ना, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी। तो लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस इज द फर्स्ट मेजर चैलेंज फॉर आवर कंट्री, है ना, कि कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट को, क्या उसको आगे बढ़ाया जाए या उसको ना बढ़ाया जाए। जो हमारा सिस्टम था वो इस बात से फियर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे चीजें और मुश्किल हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, इजी हो गया। इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा इजी हो गया एंड जो यूनिटी ऑफ द नेशन था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया, और ज़्यादा बढ़ा। लैंग्वेज पॉलिसी में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो नेशनल लैंग्वेज बना हो, है ना। जो अपने अपने स्टेट से स्टेट अपने कंसर्न स्टेट में जो भी लैंग्वेज बोला जा रहा होगा वो उसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारे शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 22 लैंग्वेजेज है टोटल इंक्लूडिंग हिंदी की, आप इसमें कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, है ना। सो हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट भी मिला जितना होना चाहिए था। अब दो टॉपिक है, एक है सेंटर स्टेट रिलेशन और एक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। पहले हम थर्ड पार्ट को कवर करते हैं कि व्हाट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, तो बेसिकली जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, हम पढ़ना चाह रहे हैं सेंटर सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट के रिलेशन को पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, तो हम पढ़ना चाह रहे हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन को, ठीक है। अब ये सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या है, देखो कहीं ना कहीं हमें ये बात तो पता है कि हमारे यहाँ दो लेवल की गवर्नमेंट है, कम से कम दो लेवल की गवर्नमेंट तो है ना। कौन सी गवर्नमेंट है, तो हमने कहा कि एक गवर्नमेंट वो है जो क्या है, इंटायर नेशन के लिए, है ना। एक गवर्नमेंट क्या है, इंटायर नेशन के लिए, है ना। एक गवर्नमेंट क्या है, इंटायर नेशन के लिए। उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। एक क्या हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके बाद जो आया एक लेवल वो क्या हो गया, वो हो गया बेटे स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये हो गई दूसरी लेवल की गवर्नमेंट। अब है क्या कि देखो गवर्नमेंट होती कैसे, बनती कैसे, पहले तो गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ सम पीपल जिनको काम दिया जाता है ना कि वो क्या करें, जो पॉलिटिकल पावर का यूज करते हैं ना। इसमें जो ये टर्म गवर्नमेंट दे रखा है, तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है बच्चे बताओ जरा। तो गवर्नमेंट का मतलब है कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ सम पीपल, है ना। व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज ग्रुप ऑफ सम पीपल, है ना। और ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं किसका, है ना, ये यूज करते हैं बेटे पॉलिटिकल पावर का, है ना। ये किसका यूज करते हैं, ये यूज करते हैं पॉलिटिकल पावर का। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज व्हाट, गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सम पीपल जो एंजॉय करते हैं पॉलिटिकल पावर का, ये यूज करते हैं पॉलिटिकल पावर का। तो ये होगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी है, गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी है, यहाँ भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट है। जैसे इसके पास पॉलिटिकल पावर है, जैसे इसके पास पॉलिटिकल पावर है बच्चे, ऐसे इसके पास भी तो पॉलिटिकल पावर होगा, बताओ जरा। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी तो पॉलिटिकल पावर होगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि गवर्नमेंट ही तो है, स्टेट गवर्नमेंट है, बट पावर तो होगा ना, ये भी तो पावर यूज करेगी। कौन सी पावर यूज करेगी, पॉलिटिकल पावर यूज करेगी, ये भी करेगी। अब इसके पास भी पॉलिटिकल पावर है, इसके पास भी पॉलिटिकल पावर है ना, दोनों के पास क्या है, पॉलिटिकल पावर है। दैट मीन्स कि जो दो लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास पॉलिटिकल पावर यूज करने के पूरे राइट्स है ना, और ये करेंगे भी। अब यहां से क्या होगा ना कि जब ये पॉलिटिकल पावर यूज कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि फेडरलिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर, है ना। फेडरलिज्म कितने तरीके से देखा था हमने, हमने फेडरलिज्म को दो तरीके से देखा था, है ना। हमने फेडरलिज्म को दो तरीके से देखा था। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि एक यूएसए वाला है और एक इंडिया वाला है, तो दोनों जगह पे क्या है, फेडरलिज्म है। तो बच्चे एक बात बताओ ना कि इंडिया वाले में और यूएसए वाले में क्या डिफरेंस है, एक इंडिया की तरफ है, एक यूएसए की तरफ है। तो एक था, उसको हमने बोला था होल्डिंग टुगेदर, है ना। एक हो गया होल्डिंग टुगेदर, एक हो गया कमिंग टुगेदर, एक हो गया होल्डिंग टुगेदर और एक हो गया कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे क्या हो गए कि दो तरीके की हो गई फेडरलिज्म।
एक हो गया होल्डिंग टुगेदर एंड एक हो गया कमिंग टुगेदर। एक हो गया होल्डिंग टुगेदर, एक हो गया कमिंग टुगेदर। अच्छा, इंडिया में क्या है, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है। एंड होल्डिंग टुगेदर की जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कि इसमें जो सेंटर होता है ना, ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा पावरफुल होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट के, ये स्टेट के ज्यादा पावरफुल होता है ना। अब ये क्या है यहाँ पे कि होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि जो हमारा सेंटर है ना वो ज्यादा पावरफुल है किससे, स्टेट से। यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन की जब बात करेंगे इंडिया में, तो जब स्टार्टिंग यानी कि आजादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस है ना, और 1990s के पहले की जब बात करेंगे, तो ऐसे उस सिनेरियो में क्या था कि जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने पावर का यूज करके बार बार क्या कर देती थी, एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो करती थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और वो क्या कर दी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट जो बनता है तो ये किसी ना किसी, है ना, ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। पार्टी का मतलब, पार्टी भाई जिससे जुड़ करके चुनाव लड़ते हैं, तो किसी ना किसी पार्टी से ये होते हैं। यहाँ भी जो गवर्नमेंट है ये भी किसी ना किसी पार्टी से है ना। अब देखो होता क्या था कि अगर स्टेट में और सेंटर में दोनों में एक ही पार्टी के लोग हैं, जैसे मान लो कि कांग्रेस सेंटर में भी है, कांग्रेस स्टेट में भी है, तो दैट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। बट अगर मान लो कि कांग्रेस स्टेट में है और सेंटर में कांग्रेस नहीं है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, तो बार बार कई बार ऐसा देखने को मिला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते थे उस टाइम पे, वो क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या कर देती थी, कुछ ऐसे रुख अपनाती थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जा सकता है, गलत कहा जा सकता है सिंपल वे में। लेकिन क्या करती थी वो, बार बार क्या करती थी कि गवर्नमेंट को खत्म करने की कोशिश करती थी। कैसे भाई, इसके पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास है ना, प्रेसिडेंट सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, तो कई बार ऐसा होता था कि ये सरकार को यहाँ से हटा देते थे अपने पावर का यूज करके, क्योंकि राइवल पार्टीज होते थे ना भाई, सेंटर में कोई और है, स्टेट में कोई और है, तो दोनों जगह अलग अलग पार्टी है ना, तो अलग अलग पार्टी के लोग क्या है, गवर्नमेंट में है। अब एक पार्टी है जो सेंटर में, एक पार्टी है जो स्टेट में, तो दोनों अपोजिशन पार्टी है अगर, तो एक दूसरे की बात मानने से भी डिनाई कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होगा सिंपल वे में। तो ऐसे में क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो राइवल पार्टीज होते थे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का यूज करके, है ना, क्या करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर देती थी। बट वही बात है ना कि आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी, बहुत समय तक नहीं चलेंगी, धीरे 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 कुछ समय तक चला, फिर एक टाइम आया जब 1990 का समय आया। और इस टाइम पे क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझना है। देखो, जब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पावर मिलेगा, तो इससे पहले पॉलिटिकल पावर गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी उसको पॉलिटिकल पावर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसेस होता है जिसको हम सभी क्या कहते हैं, बच्चे बताओ जरा, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते। और हमने कहा था इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें होता है सिलेक्शन, इसका तो पेपर भी नहीं लीक होता इलेक्शन का, है ना। तो इलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन किसका, लीडर्स का, यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं अगर इलेक्शन ऑन कर गए तो अगर इलेक्शन जीत गए तो क्या बन जाएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव अगर बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे जहां पे लेजिस्लेशन का काम होगा, है ना। तो यहां से क्या होता है कि जब ये पॉलिटिकल पावर इनको कम मिलेगा, जब ये इलेक्शन क्या करेंगे, जब ये इलेक्शन ओन करेंगे, है ना, जब ये इलेक्शन क्या करेंगे, ओन करेंगे। और ये इलेक्शन ऑन कब करेंगे बताओ जरा। अच्छा, इलेक्शन ऐसा भी हो सकता है ना कि इलेक्शन ऑन करने के बाद ही गवर्नमेंट में कौन जाएगा, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, गवर्नमेंट उसकी बनेगी जो मेजोरिटी में होगा, है ना। अच्छा, मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मान लो कि पूरी कंट्री में, है ना, मान लो कि पूरी कंट्री में 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कितने, 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कहाँ पे, पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में। अच्छा, 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसको हम सिंपल वे में अगर हम कुछ कहें तो इनको हम कह देते हैं कि 500 क्या है, सीटें हैं, है ना, ये सीट्स है, 500 सीट्स है, कहाँ पे, पूरी कंट्री में। तो इन 500 सीट्स में गवर्नमेंट किसकी बनेगी, है ना। मान लो कि तीन पार्टियां, मैं तीन पार्टियों के नाम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, में से ए पार्टी हो गई, बी पार्टी हो गई,
सी पार्टी हो गई। अब इसमें आप देखो कि 3 पार्टियां हो गई, ए बी सी, 3 पार्टी हो गई भाई, पार्टी हो गई। अच्छा, ए पार्टी के पास समझ लो कि कितने में है बेटे, 500 में है ना। जरा इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखो, थोड़ा सा देखो, ये हो गया 500 है ना। कितने हैं बेटे बताओ जरा, 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, दैट मीन्स कि 500 सीट्स है। 500 सीट्स में 3 पार्टियां हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। 3 पार्टियां हो गई, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी। अगर तीनों पार्टी में मान लो कि एक के पास 150 आया, एक के पास 150 आया, 300 हो गए, एक के पास 200 आया, है ना। दैट मीन्स कि जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में एक के पास कितने आ गए, 150 सीट्स आ गए, एक के पास भी 150 सीट्स आ गई, एक के पास 200 सीट्स आ गई, है ना। आपको क्या दिख रहा है इसमें से, क्या कोई भी, है ना, आपको क्या दिख रहा है इसमें से, क्या कोई भी पार्टी सरकार बनाने वाली है क्या? इसमें किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी? कोई भी गवर्नमेंट बना पाएगा? इसका आंसर होगा नहीं बन पाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एट लीस्ट एनी वन ऑफ दिस पार्टीज, है ना, इनको मेजोरिटी में आना था। मेजोरिटी क्या होता है ना, दो चीजें होती हैं। जब इलेक्शन होगा ना तो इलेक्शन में, है ना, इलेक्शन में क्या होगा, एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए इलेक्शन ऑन करने के लिए, गवर्नमेंट में आने के लिए, जो मेजोरिटी में हो। अच्छा, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है ना। तो मेजोरिटी मीन्स कि एट लीस्ट 50% से ज्यादा, यानी कि 50% प्लस 1, इतनी सीटें किसी भी पार्टी को मिल जाए तो वो गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अ पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज 50% प्लस 1। इतनी सीटें उसको अकेले लाना है ना। क्या लाना है? 50% प्लस 1। तो मेजोरिटी में क्या था कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में तभी आएगी, है ना, जब वो क्या होगा, जब वो 50% प्लस 1, अगर वो इतना परफॉर्म कर दे रही है चुनाव में, देन वो पार्टी क्या हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन एक बात बताओ ना कि यहाँ पे देखो आपके पास एग्जांपल्स है, क्या कोई भी पार्टी है जो ऐसा परफॉर्म कर रही है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों का मिला के तो 500 हुए, है ना, लेकिन क्या कोई अकेली ऐसी, 500 का आधा कितना हो गया भाई, हाफ ऑफ द 500 इज 250 प्लस 1, कितने, 250 प्लस 1। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज बेसिकली 251, है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? बताओ जरा, मिनिमम कितने होने चाहिए भाई? 251 सीट्स होनी चाहिए, मिनिमम 250 सीट्स होनी चाहिए। एनी पार्टी है यहाँ पे जो 251 परफॉर्म कर रही हो? कोई भी नहीं है। तो इसमें से क्या होगा कि कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी क्या है, गवर्नमेंट बना ही नहीं पाएगी अकेले, बिकॉज वो मेजोरिटी में ही नहीं है ना। तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो पार्टी गवर्नमेंट बनने जाएगी, वो क्या है कि भाई आप आधे से अधिक परफॉर्म करिए, 50% प्लस 1 आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए, किसी के भी पास नहीं है। जस्ट इमेजिन कि मान लो कि यही, है ना, यही क्या हो जाता है कि ये 150, है ना, ये किसी तरीके से क्या हो जाता है, ये 251 हो जाता, ओके, ये किसी तरीके से 251 हो जाता तो इसकी गवर्नमेंट बन जाती, इधर सीटें कम हो जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, है ना, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब अब सरकार नहीं बनेगी? बनेगी, सरकार बनेगी, है ना। लेकिन लेकिन होता क्या था कि जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जब इलेक्शन होता था तो 1990s तक क्या हुआ कि ऐसा कोई, एज सच ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं दिखा कि गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी को क्या है, मेजोरिटी नहीं मिल रही। लगभग एक पार्टी थी, मिलती रहती थी मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी मिलती रहती थी। तो उस टाइम पे क्या था कि उसको जब इतने वोट मिल जाते थे, इतनी सीटें वो उसको मिल जाते थे, तो अकेले गवर्नमेंट में चले जाते थे। और स्टेट्स में क्या होते थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो बन जाती थी, है ना, एक ही पार्टी का, बट स्टेट में क्या होता था कि स्टेट में अलग अलग, है ना, स्टेट में अलग अलग पार्टियां हैं, पार्टियों की सरकार है। सेंट्रल में एक ही सरकार आ रही है, एक ही पार्टी की, स्टेट में अलग पार्टी की है, तो वो राइवल पार्टीज हो जाते थे ना। कि मान लो कि ए आ गया सेंटर में, ये आ गया कहाँ पे, ये आ गया सेंटर में, है ना, और बी पार्टी आई स्टेट में। अब ये दोनों क्या हो गए भाई, राइवल हो गए कि नहीं, राइवलरीज होगी इनमें, एक दूसरे के क्या आ गए, अपोजिशन में आ गए कि ए बी के आगे।
तो फिर 90s में क्या हुआ कि उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी पूरा मेजोरिटी में आ जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो धीरे 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 क्या हो गया, लूज कर गए। और उसके बाद कभी भी एक पार्टी जो है अकेले कुछ समय तक नहीं आ पाई मेजोरिटी में। तो क्या सरकार नहीं चली, सरकारें बनी है ना, गवर्नमेंट बने, बस कैसे बनी कि अब एक बात बताओ, अगर किसी के पास नहीं है टू है ना 50% प्लस वन, बट ये कहते कि चलो हम दोनों मिल करके गवर्नमेंट बना लेते हैं, ए और बी आए कहे चलो हम दोनों मिल जाते हैं और गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब देखो दोनों के अगर आप सीट्स को काउंट करोगे तो आपको क्या डेटा मिलने वाला है, आपको लगेगा अरे ये तो 300 सीट्स हो गए, हमें जरूरत ही नहीं थी इतने की, हमें तो इतने की जरूरत ही नहीं थी, हमें जो जरूरत थी वो तो कितनी थी, वो तो बस 251 सीट्स की थी, बट ये दोनों साथ में आ गए। अब इसमें एक पार्टी क्या थी, रीजनल पार्टी थी, यानी कि स्टेट्स में चुनाव लड़ रही थी, है ना, एक बड़ी पार्टी थी, ये मेजर पार्टी थी, है ना, ये नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ रही थी। बच्चे एक बात बताओ कि एक पार्टी मेजर पार्टी है, एक पार्टी स्टेट लेवल पे है, अब अगर ये दोनों मिल करके अब गवर्नमेंट में आएंगे तो क्या ये जो मेजर पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट को अब भी हटा देगी? क्योंकि अगर ये इसको हटाने जाएगी तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, कहेगा हम तुम्हारे साथ ही नहीं रहेंगे, है ना, तो इसके साथ ही जब नहीं रहेगा, इसका साथ ही छोड़ देगा, तो कैसे ये गवर्नमेंट में रहेंगे भाई, ये तो फिर गवर्नमेंट में भी नहीं रह पाएंगे। कोई चांस है रहने का? कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं चांस है भाई? क्योंकि आप उसी के अगेंस्ट हो गए जिसने आपका क्या दिया था, साथ दिया था। अब वो क्या करेगा, अपना साथ वापस ले लेगा। तो जैसे उसने हटा तो आप क्या हो जाओगे, फिर इतने हो जाओगे 150, तो फिर आपकी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे जो लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थे, पार्टियां थी, इनकी धीरे 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 इनकी भाई साहब ना, इनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई पूरी तरीके से, इनकी इज्जत बढ़ गई समाज में। कौन से वाले? वो पावरफुल गवर्नमेंट जो थी। अब वो ना चाहते हुए भी, है ना, उसको इसकी रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट चली इनके सपोर्ट से रही है। तो अगर इसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया ना, स्टेट वाले, ये जो लोकल थे, इसने कहा कि नो, आई एम क्विटिंग, कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं आपके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर जब वो अपना साथ ही वापस ले लेगा, अपना सपोर्ट ही ले लेगा, कैसे ये करेंगे भाई? तो फिर सरकार कहाँ चल पाएगी? तो अब ऐसे कुछ सिचुएशंस बने कि 1990s के आसपास क्या हुआ कि जनता ने किसी एक पार्टी को पूरा मेजोरिटी में सीट ही नहीं दिया कि अकेले सरकार बनाए। और जब मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को साथ लाना पड़ेगा, एंड दिस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, है ना, इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। थोड़ा, है ना, ये थोड़ा, अरे भाई एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं, इसको हमने बोल दिया क्या, कोएलिशन गवर्नमेंट, है ना, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार, यानी कि एक साथ आए, मिले, कहे हम दोनों चलो गठबंधन कर लेते हैं, ऐसे मतलब मिल करके सरकार बना लेते हैं। तो दोनों लोग आपस में मिल करके क्या कर लिए, दो पार्टियां आपस में मिल करके, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट मिनिमम तो दो तो चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ऐसे मिल करके गवर्नमेंट बना लेंगे और इनको हम बोलते हैं क्या, कोएलिशन गवर्नमेंट। अब यहां से देखो क्या हुआ, यहां से देखो हमने कहा कि सेंटर स्टेट रिलेशन, तो धीरे धीरे इसमें हमें क्या देखने को मिला कि पहले क्या सिस्टम था कि इस तरीके से सेंटर जब ज्यादा पावरफुल होता था तो स्टेट में जो छोटे छोटे पार्टियां होती थी, या स्टेट के साथ वहां की सरकार को हटा देना, वहां की गवर्नमेंट को हटा देना, है ना, और सही से गवर्नमेंट चलने ना देना, ये सारे के सारे इश्यूज आते थे। बट धीरे 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 हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ से फिर जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो भाई साहब स्टेट पार्टीज को इज्जत मिलनी शुरू हो गई, है ना, या लोकल पार्टीज को इज्जत मिलनी शुरू हो गई, और उसी, है ना, उसी रिस्पेक्ट को लेकर के, या उसी, क्योंकि उनका डिमांड बढ़ गया ना कि अब उनके साथ मिलेंगे तभी जाकर के मेजोरिटी में आएंगे, और जब ये मेजोरिटी में आएंगे, ऐसे गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं।
अब ये था हमारा अभी का पूरा क्या सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में बात थी। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जहां पहले सेंट्रल है ना, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो अकेले अपने पावर का यूज कर सकती थी, जो स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटी थी उसके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो किया जाता था। जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा और आगे आता गया, बीतता गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो स्टेट अथॉरिटी थी उसको भी मेन स्ट्रीम में लेकर के आ गए, है ना, क्योंकि उनके बिना तो गवर्नमेंट नहीं चल रही है। तो जब उनके बिना गवर्नमेंट नहीं चल रही है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना, उनका सपोर्ट चाहिए भाई इनको, उनका सपोर्ट चाहिए इनको। उनका सपोर्ट अगर चाहिए तो ये तो है ना, तो इस तरीके से तो काम भी करना पड़ेगा ना कि उनको और ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो प्रेफरेंसेस थे वो मिलने स्टार्ट हो गए, किसको, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिल, स्टेट में जो पार्टियां थी, जो लोकल पार्टियां थी, उनको भी क्या मिल गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या मिला, प्रेफरेंसेस मिले, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से सेंट्रल अथॉरिटी रन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है। सो दैट्स वाई एक बात पे यहाँ से बताओ कि क्या यहाँ से जो हमारे फेडरलिज्म का था कि पावर एक जगह से लेकर के दूसरी जगह देना, सेंट्रल से स्टेट की तरफ जाना, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या हमें ये नहीं देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे जो स्टेट अथॉरिटी और ज्यादा पावरफुल हो रही है ना। तो हमने पावर आगे बढ़ाया, ये भी तो फेडरलिज्म का एक तरीका है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे सेंट्रल वैसे स्टेट दोनों के वैल्यूज धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनहैंस हो रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिसिंग थी उसमें जो हमने देखा था थर्ड कि इंडिया में कैसे हो रहा है, तो हाँ सेंट्रल स्टेट रिलेशन से भी हम देख सकते हैं कि, है ना, एज द टाइम पासेस ये और कमजोर नहीं हो रहे, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो दैट्स व्हाई सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, डज मैटर, है ना। नाउ लास्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा क्या करते हैं पूरा ही, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, है ना। अब एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, समझना इसको थोड़ा सा क्या है ना। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले इसको समझो। जब सेंट्रल अथॉरिटी से और स्टेट अथॉरिटी से कुछ पावर लेकर के लोकल अथॉरिटी को दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों जरूरी है थोड़ा समझते हैं। बच्चे आपको एक बात पता होगा ना कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है ना, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है कि हमारे जो पूरे देश है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारी जो पूरी कंट्री है, उस कंट्री में जो स्टेट्स है, हमारे के यहाँ के स्टेट्स भी पूरी दुनिया में कई कंट्रीज के बराबर पॉपुलेशन रखते हैं, उससे ज्यादा का पॉपुलेशन रखते हैं, है ना, उससे ज्यादा का पॉपुलेशन रखते हैं। पर गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज है कि नहीं, ये बात, ये चैलेंज है कि नहीं कि भाई गवर्नमेंट कैसे रन कराएगी, उनको कैसे मैनेज करेगी। एक ही लेवल की गवर्नमेंट मान लो केवल सेंट्रल अथॉरिटी होगी, तो सेंट्रल अथॉरिटी कैसे के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करेगी। अच्छा स्टेट ही है, स्टेट भी तो क्या है कि स्टेट की भी जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में कई कंट्रीज के बराबर है। देखो कैसे, भाई हम ये कह रहे हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं, है ना, इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है इंडिया में कि जो, है ना, जो यहाँ पे इंडिया एक इसमें डिवाइडेड है, इसमें काफी सारे स्टेट्स है ना, है कि नहीं, यहाँ पे स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। बच्चे है क्या ना कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन तो कॉम्पिटिट कर ही रही है ना। ये जो पॉपुलेशन है ना, जो बेसिकली एक पॉल्यूशन बन चुका है, तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ये तो वर्ल्ड वाइड इसका कंपटीशन तो चल ही रहा है। हमारे स्टेट्स का भी कंपटीशन हो रहा है पॉपुलेशन में, कैसे, जैसे पूरे इंडिया का पॉपुलेशन कंपेयर करते हैं वैसे हमें स्टेट का भी पॉपुलेशन कंपेयर करना होता है। और कई सारे ऐसे स्टेट है जिनका जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं कई कंट्रीज के बराबर है ना। जैसे एक प्यारा सा स्टेट है ना, बहुत ही प्यारा सा स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, है ना, इसका नाम है उत्तर प्रदेश, है ना।
तो उत्तर प्रदेश क्या है ना कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप पूछेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन पता है कितनी है? यहाँ की पॉपुलेशन एक और प्यारा सा कंट्री है ना, जैसे उत्तर प्रदेश एक प्यारा सा स्टेट है ना हमारे यहाँ, ऐसे और एक प्यारा सा नेशन है, उसका नाम है क्या? रशिया, है ना। रशिया है। आपको जान करके हैरानी या खुशी होगी पता नहीं, लेकिन जो यूपी की पॉपुलेशन है ना, जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये ज्यादा है किससे? रसिया के पूरे पॉपुलेशन से, है ना। ये ज्यादा है भाई पॉपुलेशन, है ना। है ना, खुशी हो रही होगी कि देखो 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 क्या हालत है, कितनी अच्छी बात है ना। यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है ये ज्यादा है। और पता है, ऐसा नहीं कि 1-2 लाख का डिफरेंस है, अगर आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली पता है यहाँ का पॉपुलेशन 15 करोड़ है। और अपने यहाँ का कितना है? अभी पुराने डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ भी ऑलमोस्ट कितना है? 25 करोड़ है, इससे ज्यादा ही निकलेगा भाई। तो देखो हमारे यहाँ का एक स्टेट और यहाँ पूरी दुनिया में एक कंट्री उससे ज्यादा का पॉपुलेशन रखता है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक ऐसे और भी कंट्रीज है ना, जर्मनी से शायद महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो जर्मनी के बराबर है, ऐसे किसी कंट्री के बराबर है, एनसीईआरटी में खैर दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया कि ये, है ना, अच्छी बात है सब, है ना। बताओ हैरान हो रहे हो, खुशी महसूस हो रही है कि देखो देखो क्या मस्त अचीवमेंट है हम लोगों का, है ना। कहीं ना कहीं रसिया की पूरी आबादी के लगभग 2 गुना तो केवल यूपी की आबादी है पॉपुलेशन के मामले में। अब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से लगभग 2 गुनी है, और यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट को रन कराने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ रहा है। हमारी कंट्री में एक अलग लेवल की गवर्नमेंट है ना। यहाँ की पॉपुलेशन टोटल उसको भी देखना है, स्टेट्स में भी है। तो अब स्टेट्स में भी देखो, हमारे स्टेट्स भी क्या है, स्टेट्स में भी तो भाई 1-2 गांव की बात तो है नहीं, यहाँ भी क्या है, काफी सारे विलेजेस है ना, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स है, सब डिस्ट्रिक्ट्स है। सो इन सबको क्या करना है? मैनेज करना है। क्या इतना आसान हो पाएगा कि इतने बड़े चैलेंज को फेस करना, कि जहां पर इतने में पूरी की पूरी कंट्री, उतने में एक स्टेट का पॉपुलेशन है? कैसे होगा भाई ये, कैसे होगा? तो एक तरीका है कि भाई जैसे पूरी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा था वो स्टेट्स में, ऐसे स्टेट्स में भी क्या कर दो, पावर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, एक लेवल और बना दो। तो हुआ क्या कि ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हमारे यहाँ थे कि कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, है ना। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया, कहा कि काम करो, है ना। इसके लिए कहा कि देखो ये है सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, ये है सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई। कहा कि एक काम करो, कुछ पावर इनसे लो, कुछ पावर इनसे लो, है ना, और इसको फिर आगे आगे, है ना, इसको फिर आगे एक लेवल पे और बढ़ा दो। तो यहां से कुछ पावर को लिया, यहां से कुछ पावर को लिया, यहां से कुछ पावर को लिया, और उसको आगे बढ़ा दिया, कहा एक लेवल की और गवर्नमेंट बनाएंगे। तो भाई इसका भी तो कुछ नाम होगा, तो इसको कहा कि ये बन जाएगी भाई लोकल गवर्नमेंट। तो अपन ने क्या बना दिया, हमने क्या बना दिया, लोकल गवर्नमेंट बना दिया, है ना। इधर था सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास पावर था, इधर था स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास पावर था, फिर बना दिया लोकल गवर्नमेंट। तो कहा कि एक काम करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के, है ना, यहां से लिया इधर, यहां से लिया इधर, और ये दे दिया, तो ये क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट बन गया। तो जब ऐसे क्या होता है कि व्हेन, है ना, व्हेन द पावर, है ना, जब पावर क्या करे, ले करके किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड
स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, लोकल गवर्नमेंट को या नेक्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को दे दिया जाए, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। और इंडिया में होगा तो हम कह देंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हो रहा है ना। बस सिंपल सी बात है भाई, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब इंडिया में ऐसा हुआ क्या, देखो था, है ना, एक बेसिस इसका तो था, लेकिन पहले ये चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं थी। बाद में एक टाइम आता है, और वो टाइम आता है बाद में, और वो कितने बाद में आता है, ये टाइम होता है 1992 का। कब का होता है, 1992 का। और 1992 में होता क्या है, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया अमेंडमेंट करके कि अब लोकल गवर्नमेंट बनेगी। क्या बनेगी, लोकल गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्यों बनेगी, तो सबसे पहली चीज कि देखो, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। किसकी बात करते हैं, डेमोक्रेसी की। किसकी बात करते हैं भाई, डेमोक्रेसी की। अरे डेमोक्रेसी वही है भाई, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं, जहां पे लोग ही सब कुछ है, तो लोगों का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना भाई। इनका क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन कहाँ होना चाहिए, गवर्नमेंट में, यानी कि डिसीजन मेकिंग हो गया, है ना, सिंपल सी बात हो गई, पॉलिसी मेकिंग हो गया, है ना, पॉलिसीज हो गई, या ऐसे जो भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पावर यूज करते हैं, उसमें क्या लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। तो ये बात हुई कि देखो, अगर लोगों का ही होता है तो इनको एक लेवल पर और बढ़ाते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करते हैं इनका, है ना, लोकल लेवल पे। क्यों, क्योंकि लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं बेटर तरीके से समझ पाएंगे वहां के लोग, है ना। सो जो प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे लोकल लेवल पे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे वहीं के लोग। रिसोर्सेज जो है वो कहाँ पे खर्च करने, है ना, कहाँ पे कौन सा बजट लगाना, ये ज्यादा बेहतर तरीके से वहाँ लोकल के जो लोग होंगे वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो पाएगा, ये डेमोक्रेसी को और बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो अपने बीच से किसी को इलेक्ट कर रहे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव बना रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि डेमोक्रेसी में जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात हम करते हैं वो निकल के आ जाएगा। इसकी वजह से बना लोकल गवर्नमेंट। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे, देखो इसमें क्या हुआ, पहली चीज तो, है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि अब एक नए लेवल की गवर्नमेंट बन गई, है ना, नए लेवल की गवर्नमेंट बन गई, जिसको हम बोलते हैं थर्ड ईयर की गवर्नमेंट, है ना। क्या बना ये, थर्ड ईयर की गवर्नमेंट बन गई, थर्ड ईयर की गवर्नमेंट बन गई। दूसरा, जब ये गवर्नमेंट बनेगी ना, ये जो इलेक्शन होगा इसमें एससी कम्युनिटी के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए और ओबीसी कम्युनिटी के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होंगे। सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी के लिए। जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व होंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहले नहीं था कहीं भी किसी भी लेवल पे, विमेन्स के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/3, है ना, ये क्या कर दिए गए, रिजर्व कर दिए गए। किसके लिए, विमेन के लिए। समझ में आई बात, ये क्या कर दिए गए, रिजर्व कर दिए। लगभग लाखों महिलाएं हैं अभी जो, है ना, है ना, जो इसकी वजह से यहाँ तक, है ना, जिनको ये पावर मिला हुआ है। तो ये हो गया। अगला कह दिया गया कि, है ना, इनके जो इलेक्शंस होंगे उसको रेगुलर बेसिस पे कराया जाए। जो इलेक्शंस होते हैं उसको रेगुलर कराया जाए। और रेगुलर कराने के लिए क्या किया गया, एक अलग से बॉडी बना के दी गई, है ना। जैसे जो सेंट्रल लेवल पे चुनाव है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट का चुनाव है, प्रेसिडेंट का चुनाव, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक उसी तरीके से इसका इलेक्शन कराने के लिए क्या बना दिया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। क्या बन गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नहीं तो पता क्या चले कि बना दिया और इलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उसका फिर मतलब क्या रहेगा, है ना। तो इलेक्शन क्या कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, ताकि जो इलेक्शन है वो रेगुलरली क्या हो सके, है ना, कराया जा सके। तो ये सारे की सारी चीजें थी, लेकिन
इससे क्या होगा कि जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगा, किसके लिए, लोगों के लिए, है ना, लोग और बेहतर तरीके से ना समझ पाएंगे। और क्या चीज था, क्या सब कुछ अच्छा ही था? नहीं, अभी भी इनके साथ कुछ तो चैलेंजेस हैं, कुछ तो चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं? वो चैलेंजेस है रिसोर्सेज की, कि जैसे इनको ना जो है ना, जो इनके पास रेवेन्यू की बात है, तो ये खुद से इलेक्ट नहीं, खुद से कलेक्ट नहीं कर सकते, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब ये इसके लिए डिपेंड हो गए तो इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो है नहीं, है ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, कोई बहुत मेजर डिसीजन ले नहीं सकते, है ना। तो ये ऐसे कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। ये इसके कुछ तीन चार फीचर्स हो गए इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हो गया कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे रेवेन्यू के हो गए, सारे पावर मिले नहीं है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जैसा एक स्टेट में वैसे ही हर जगह होगा, ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है ना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। तो एक तरीके से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशन देखने को मिलता है प्रोविजंस में, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन में क्या होता है, देखो, इलेक्शन में वोट कौन करता है, जो वहां की एडल्ट पॉपुलेशन होती है ना। उसमें जो 18 ईयर से या उससे ज्यादा होते हैं, ये इलेक्ट, है ना, इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट, यानी कि ये वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग करते हैं। यहाँ से जब वोटिंग करते हैं तो ये दो लेवल पे होती है लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट दो लेवल पे होगी। एक होती है किसके लिए, एक होती है ना, एक होती है विलेज में, एक होती है म्यूनिसिपैलिटीज, है ना। यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, ये हो गया ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो लोग होते हैं ना, वो गांव के लोग उनको चुनते हैं, उसमें बनते उसके जो, है ना, हेड होते हैं, है ना, उनको बोला जाता है या तो पंच बोल देते हैं या सरपंच बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज में क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन या चेयरमैन बोल देते हैं, मेयर बोल देते हैं कई जगह, है ना, मेयर बोल देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ के हेड हो जाते हैं, पॉलिटिकल हेड हो जाते हैं ये। यहाँ से जो पंचायत, ग्राम पंचायत होते हैं मिलकर के बनते हैं, तो ये बना लेते हैं क्या, पंचायत समिति बना लेते हैं। फिर ये आगे जब बढ़ता है तो ये बन जाता है जिला परिषद बन जाता है। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है, और ये म्यूनिसिपैलिटीज हो गए। तो ये क्या हो गया कि लोकल गवर्नमेंट विलेजेस के लेवल पे, और म्यूनिसिपैलिटीज हो गए जो ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कह सकते हैं। तो यहाँ पे पंच या सरपंच हो सकते हैं। देखो ये वेरी करता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, मतलब वहाँ क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है, लोकल लोग जिस तरीके से इसको कहना चाहेंगे वो कहते होंगे, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही जैसा हो सकता है आपके यहाँ कुछ और हो, है ना, किसी और के यहाँ कुछ और हो। ये होता है जिला परिषद, है ना, मिल करके बनाएंगे, है ना। ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा गांव के जो लोग होते हैं वो मिल करके जब बनाते हैं, है ना, एक बॉडी होती है जो डिसीजंस लेने के लिए बनी होती है। ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति होगा, ये कई सारे गांव से मिल करके बनती है। फिर जिला परिषद, ये एक, अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या समझ आया कि सेंट्रल और स्टेट से पावर आगे बढ़ा दिया गया लोकल गवर्नमेंट तक, है ना, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल तक उनको भी कुछ पावर दे दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो हम फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर पढ़े थे कि मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या इंडिया में हुआ कि नहीं हुआ, है ना, बताओ इंडिया में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना भाई, कि दो लेवल की गवर्नमेंट तो पहले से थी, है ना, इंडिया में दो लेवल की गवर्नमेंट तो पहले से थी कि नहीं थी? तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया में पहले से भी दो लेवल की गवर्नमेंट थी, है ना, एक थी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, एक थी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। लेटर वो और आगे भी बढ़ गया और तीन लेवल की हो गई, तो मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो यहाँ तक हमने और अब ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फेडरलिज्म होता क्या, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म से लेकर के डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया तक का, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट डिसेंट्रलाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं,
जो भी हमने लास्ट में पढ़ा है, फीचर से भी पूछे जा सकते हैं, 7 शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जहां से क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट भी मिल जाते हैं, सीक्वेंस बेसिस पे भी मिल जाते हैं। ये था पूरा का पूरा चैप्टर फेडरलिज्म, और यहाँ तक, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन तक पढ़ करके हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो आप रिवाइज करिए, है ना, बुक रीड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तब तक के लिए